नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर। शुरुआत करते हैं ब्रेकिंग विद एजेंडा की और आज बात होगी यूपी में सियासी रण भीषण घिरा कांग्रेस मुलायम का गढ़, क्योंकि ये है यादव लैंड। यहां पर है बड़ी जंग तीसरे चरण में। यूपी में तीसरे चरण का भीषण रण शुरू होने में 21 घंटे बाकी हैं। उसके बाद यूपी की तस्वीर साफ होनी शुरू हो जाएगी, लेकिन हर नेता अपनी जीत को मजबूत करने के लिए दौरे पर दौरे करने में लगा हुआ है, अपनी ताकत दिखा रहा है। आज गृह मंत्री अमित शाह बांदा, रायबरेली, लखनऊ में ताल ठोकेंगे तो सीएम योगी आदित्यनाथ पीलीभीत, सीतापुर, लखनऊ में रैली करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा अयोध्या के बाद आज सुल्तानपुर, अमेठी, लखनऊ में कमल को जिताने की हुंकार भरेंगे। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गुना में बीजेपी प्रत्याशियों के लिए वोट मांगेंगे और उधर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी फतेहपुर, लखनऊ, रायबरेली में मौजूद रहेंगे। और वहीं अखिलेश यादव आज 4 जिलों में पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, सीतापुर में चुनावी दौड़ लगाएंगे। तो प्रियंका गांधी अपने गढ़ रायबरेली में 2 दिन के दौरे पर पहुंच रही हैं। तो मायावती भी अगले चरण की तैयारी के लिए आज अंबेडकर नगर में वोट मांगती हुई नजर आएंगी। और वहीं एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी रायबरेली, बांदा में अपनी ताकत दिखाएंगे। यूपी में अब तक 111 सीटों पर मतदान हो चुका है और कल 59 सीटों पर मतदान के बाद यूपी की तस्वीर साफ होनी शुरू हो जाएगी। हालांकि पूरा सच 10 मार्च को ही सामने आएगा, लेकिन इस बीच हर नेता जीत को सुनिश्चित करने के लिए अपने हथकंडे इस्तेमाल कर रहा है। तो किस पार्टी की रणनीति कर रही है काम, किस दल से जनता बना रही है दूरी, और तीसरे चरण में मुस्लिम यादव समीकरण, मुलायम सिंह का गढ़ कितना काम आएगा, किसको बचाएगा, इन्हीं सब मुद्दों पर बड़ी चर्चा आज करेंगे। लेकिन उससे पहले ये बयानबाजी सुन लीजिए। 80% सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है और मैंने तो इसीलिए प्रदेश भर के जितने भी बुलडोजर थे सबको अभी से मैंने मरम्मत के लिए काम पे लगा दिया है। मैंने कहा अगले 1 महीने के अंदर इनको मरम्मत करके ठीक करो। इनकी आवश्यकता 10 मार्च के बाद पड़ेगी। और भाइयों बहनों, अब तो इस बुलडोजर पर हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी एक उपकरण नया लगा लिया है। ढूंढ करके माफियाओं को ढूंढो। हम विकास भी कराएंगे और माफिया प्रवृत्ति के तत्व जो इन 2-3 महीनों में फिर से अपना फन उठाने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं, इनको फिर से उनकी सही जगह भेजने का इंतजाम भी करेंगे। इस डबल इंजन सरकार में कोई चीज डबल हुई है तो वो भ्रष्टाचार और महंगाई डबल हुई है। बताओ, भ्रष्टाचार और महंगाई डबल हो गई कि नहीं हो गई? और ये लोग जो कानून व्यवस्था के बारे में कहते हैं, कानून व्यवस्था समाजवादी आएगी तो कानून व्यवस्था खराब हो जाएगी। बताओ, बाबा मुख्यमंत्री पे मुकदमे हैं कि नहीं थे? हम पे एक मुकदमा हो तो बता दो आप। तो पश्चिमी यूपी में तीसरे चरण के लिए हुंकार भरी जा रही है। बयानबाजी भी कहीं पीछे नहीं है, एक दूसरे पर कड़े हमले बोले जा रहे हैं। खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। यूपी बीजेपी स्पोक्स पर्सन राजेश चौधरी साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं और समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए सत्येंद्र यादव जी हमारे साथ मौजूद हैं। टीवी स्क्रीन पर अभी सभी मेहमान आपको नजर आएंगे और साथ ही प्रोफेसर सतीश प्रकाश जी हमारे साथ मौजूद हैं, बीएसपी लीडर हैं, और मेरे सहयोगी अशोक तिवारी लखनऊ से आपको नजर आ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ब्रेकिंग विद एजेंडा में। और सबसे पहले अशोक तिवारी, मैं आपके पास आ रही हूं। मैं भी यादव लैंड घूम कर आई हूं। अशोक तिवारी, बड़ा और कड़ा और दिलचस्प मुकाबला है। बीजेपी के लिए चुनौती होगी यादव लैंड में समर्थन जुटाने की। तो समाजवादी पार्टी के लिए जो पुराना उनका वोट बैंक था, जो पुरानी सीटें थी, समर्थन था, उसको वापस लाने की एक बड़ी चुनौती रहेगी। यानी कि आमने सामने हैं दोनों पार्टियां, वहां पर कोई पीछे नजर नहीं आ रहा। देखिए विपनेश, निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में जो तीसरे चरण का चुनाव होने जा रहा है कल, वो समाजवादी पार्टी और बीजेपी दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको याद होगा कि पिछली बार जब 59 सीटों पर चुनाव हुआ था तो उसमें बीजेपी को तकरीबन 49 सीटों पर जीत हासिल हुई थी और समाजवादी पार्टी और जो तमाम सारे पॉलिटिकल पार्टीज थी उनको सिर्फ 10 सीटें ही हासिल हो पाई थी। तो आप ये कह सकते हैं कि इस बार का विधानसभा चुनाव बीजेपी के लिए अपना पुराना प्रदर्शन दोहराना एक बहुत बड़ी चुनौती है और समाजवादी पार्टी के लिए अपना पुराना जो वोट बैंक उनसे छिटका हुआ था उसको वापस अपने पाले में लाना एक बड़ी चुनौती मानी जा रही है। दूसरी बात यह है कि इस बार जो तीसरे चरण का चुनाव होने जा रहा है विपनेश, उसमें अवध की 27 विधानसभा की सीटें हैं
बुंदेलखंड की तकरीबन 13 विधानसभा की सीटें हैं और इसके अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 19 विधानसभा की सीटें हैं, यानी कि अवध, बुंदेलखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कुल 59 सीटों पर फिलहाल तीसरे चरण में मतदान होना है। अब बात अगर आप यादव बेल्ट की करते हैं तो इस तीसरे चरण में तकरीबन 9 जिले ऐसे हैं, यानी 30 विधानसभा की सीटें 9 जिलों में, जिसमें यादव जो मतदाता है उनकी संख्या बहुत ज्यादा है और इसीलिए इनको यादव बेल्ट की संज्ञा भी दी जाती है। खासतौर पर जो यादव बहुल इलाके हैं जिसमें 30 विधानसभा की सीटें आती हैं। पिछली बार विधानसभा के चुनाव में तकरीबन सिर्फ 6 सीटें ही समाजवादी पार्टी को हासिल हुई थी और जबरदस्त सेंधमारी यादव बेल्ट में बीजेपी की तरफ से पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान देखने को मिली थी। तो ये एक बहुत बड़ा आप कह सकते हैं प्रयोग है बीजेपी का इस बार दोबारा, खासतौर पर यादव बेल्ट में, जहां पर 9 जिलों की 30 विधानसभा की सीटें हैं, कि उसमें वो अपना पुराना प्रदर्शन कैसे दोहरा पाते हैं और कैसे समाजवादी पार्टी अपना जो खोया हुआ छिटका हुआ वोट बैंक है उसको वापस अपने पाले में ला पाती है। अब अगर आप लगातार इधर कैंपेन पे नेताओं की बयानबाजी को देखिए तो बीजेपी की तरफ से तीसरे चरण के चुनाव को लेकर लगातार ये कहा जा रहा है कि वो अपने बुलडोजर रिपेयरिंग के लिए भेज रहे हैं, यानी कि जो एक माफिया राज है उसके खिलाफ जो लगातार बीजेपी एक माहौल बनाने की कोशिश करती है, उसी पर उनकी बयानबाजी देखने को मिल रही है। पिछले विधानसभा चुनाव में एक जबरदस्त हिंदू लहर विपनेश उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में देखने को मिली थी, जिसका जबरदस्त फायदा बीजेपी को हुआ भी था। और इस बार भी तीसरे चरण के चुनाव से पहले बीजेपी लगातार हिंदू लहर की बात कर रही है, दंगाइयों की बात कर रही है और इसके अलावा परिवारवाद का मुद्दा भी बहुत प्रमुखता से बीजेपी की तरफ से उठाया जा रहा है। वहीं अगर आप समाजवादी पार्टी की बात कीजिए तो समाजवादी पार्टी की तरफ से भी हाथरस कांड का मुद्दा है। इसके अलावा जो बिकरू कांड है कानपुर का, जिसपे कल कानपुर में भी चुनाव होना है, वो भी एक बहुत जोर शोर से उठाया जाने वाला मुद्दा है, जिसको समाजवादी पार्टी और बीएसपी के तमाम सारे नेता अपने सार्वजनिक मंच से इस बात का ऐलान करते रहते हैं कि जो खुशी दुबे है, अमर दुबे की पत्नी, उसको बेवजह जेल में रखा गया है और उसके लिए कहीं ना कहीं जो बीजेपी की सरकार है वो पूरी तरह से जिम्मेदार है। तो इस आधार पर भी पोलराइजेशन की कोशिश समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की तरफ से इस विधानसभा चुनाव में देखने को मिल रही है। इसके अलावा इत्र नगरी कन्नौज का भी बहुत प्रमुखता से मुद्दा आप देखिए कि अभी कुछ दिन पहले उठाया गया, जब तमाम सारे कारोबारियों के यहाँ रेड मारी गई, उसके बाद बीजेपी ने कहा कि ये इत्र कारोबारी समाजवादी पार्टी से कनेक्शन रखते हैं। तो कन्नौज में यानी कि इत्र नगरी में भी इसको लेकर बयानबाजी देखने को मिली। बीजेपी की तरफ से ये कहा गया कि इत्र के जो कारोबारी है, जो भ्रष्टाचार में लिप्त है, उनके घर से बड़ी मात्रा में कैश बरामद हुआ, उसको प्रमुखता से मुद्दा बनाया गया। समाजवादी पार्टी की तरफ से यह कहा गया कि इत्र कारोबारी का समाजवादी पार्टी से कोई कनेक्शन नहीं है, बल्कि इसके आधार पर कन्नौज को बदनाम करने की कोशिश की गई। तो इस बार तीसरे चरण के चुनाव में 59 सीटों पर जो मतदान होना है उसमें परिवारवाद, हिंदू लहर, हिंदुत्ववाद, कानपुर का बिकरू कांड और कन्नौज में इत्र कारोबारी के यहाँ जिस तरह से छापेमारी की गई, ये तमाम सारे मुद्दे हम लोगों ने बयानबाजी के दौरान देखे हैं। अब सबसे बड़ी परीक्षा जो तीसरे चरण में है वो 9 जिले, जिसमें 30 विधानसभा की सीट ऐसी है जहां पर यादव बाहुल इलाके जिन्हें कहे जाते हैं, और पिछले विधानसभा चुनाव में सिर्फ 6 सीटें 30 में से समाजवादी पार्टी के खाते में गई थी। तो इस बार समाजवादी पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है उस यादव बेल्ट को वापस अपने पाले में लाने की, और बीजेपी के लिए इसे एक बड़ा प्रयोग माना जा रहा है कि क्या इस बार बीजेपी ठीक वैसा ही प्रदर्शन इस तीसरे चरण में यादव बेल्ट में कर पाती है या नहीं कर पाती है। क्योंकि इस बार के तीसरे चरण के चुनाव में तमाम सारे दिग्गज भी अपनी चुनावी मैदान में हैं। खुद अखिलेश यादव जो कि मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने पूरी ताकत वहां पर लगा रखी है। आपने देखा होगा कि अभी कुछ दिन पहले ही मुलायम सिंह यादव खुद सार्वजनिक मंच पर अखिलेश यादव के साथ गए। उन्होंने जो करहल की विधानसभा सीट के तमाम सारे लोग जो उस जनसभा में शामिल हुए थे, उनसे अखिलेश यादव को जिताने की अपील भी की और ये कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनवा दो, अखिलेश यादव को चुनाव में इस बार जीत हासिल दिलवा दो। और इसके बाद उसी करहल विधानसभा सीट पर बीजेपी का ऐसा कोई दिग्गज नेता नहीं है जिसने लगातार वहां पर कैंप न किया हो, लगातार वहां पर जनसभा ना की हो। और दूसरी अहम सबसे सीट जो मानी जा रही है वो शिवपाल यादव की मानी जा रही है। इटावा में जसवंत नगर की जो सीट है वहां पर शिवपाल यादव इस बार चुनावी मैदान में है। उनके लिए भी ये चुनाव करो या मरो की लड़ाई की तरह ये आप देखिए कि जब इस बार विधानसभा चुनाव के ठीक पहले अखिलेश यादव और शिवपाल यादव का समझौता हुआ तो उस वक्त सीट शेयरिंग को लेकर तमाम सारी बातें की गई। कभी शुरुआत में ये बात आई कि तकरीबन 30 सीटें 35 सीटें शिवपाल यादव की तरफ से अखिलेश यादव से डिमांड की जा रही है। लेकिन जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ता गया तो शिवपाल यादव के हिस्से में सिर्फ और सिर्फ एक सीट आई जिस पर वो खुद चुनावी मैदान में है। तो ये तीसरे चरण का चुनाव एक बहुत बड़ा राजनीतिक संदेश भी देने वाला है। मतगणना के साथ साथ शिवपाल यादव जसवंत नगर की सीट पे प्रचार करने के साथ साथ करहल की विधानसभा सीट पर भी गए। वहां पर उन्होंने अखिलेश यादव के लिए मतदान की अपील की। उन्होंने कहा कि उनको रिकॉर्ड मतों से विजयी बना दें। तो ये पूरा का पूरा तीसरा चरण जो है
59 सीटें, जिस पर पिछली बार बीजेपी को 49 सीटें हासिल हुई थी। और बीजेपी की पूरी कोशिश, पूरी ताकत इसी बात पे है कि वो अपना पुराना प्रदर्शन पिछली बार की तरह ही दोहरा दे। अब सबकी नजर इस पूरे तीसरे चरण के मतदान में यादव बल्ट पे टिकी हुई है, यानी वो 30 विधानसभा की सीटें जिस पर बीजेपी ने जबरदस्त सेंधमारी की थी। जो गैर यादव वोट बैंक था उसमें जबरदस्त ध्रुवीकरण पिछली बार के विधानसभा चुनाव में देखने को मिला था। और तमाम सारी ऐसी सीटें जहां पर यह कहा जाता था कि उसमें समाजवादी पार्टी के अलावा किसी और को विकल्प के तौर पर नहीं देखा जाता है, उनको इस बार क्या विकल्प के तौर पर देखा जाएगा या नहीं देखा जाएगा, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। और आप देखिए कि जो बुंदेलखंड की तमाम सारी सीटें, यानी 13 विधानसभा की सीटें, पिछली बार बुंदेलखंड में बीजेपी को जबरदस्त इजाफा सीटों की संख्या में देखने को मिला था और कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बीएसपी बहुत अच्छा प्रदर्शन बुंदेलखंड की सीटों पर नहीं कर पाई थी। इस बार भी कमोवेश जो तमाम सारे समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं उसमें बीजेपी बनाम ऑल की स्थिति बुंदेलखंड में फिलहाल देखने को मिल रही है। अवध की सीटों की अगर आप बात कीजिए तो अवध में बीजेपी का बहुत बेहतर प्रदर्शन पिछले विधानसभा चुनाव में रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने जबरदस्त, आप कहते हैं, स्ट्राइक किया था, सीटों में जबरदस्त इजाफा देखने को मिला था। तो ये तीसरे चरण का चुनाव 59 विधानसभा सीटों के लिए बीजेपी के साथ साथ समाजवादी पार्टी के लिए भी करो या मरो की स्थिति का चुनाव है, क्योंकि उनके लिए एक बड़ी चुनौती है यादव बेल्ट, जो कि बीजेपी, ये कहा जाता है, ये माना जाता रहा है पिछले कई चुनाव में कि वो समाजवादी पार्टी के साथ ही जाते हैं। लेकिन पिछली बार जिस तरह की सेंधमारी बीजेपी की तरफ से की गई थी, क्या इस बार भी बीजेपी उस तरह की सेंधमारी कर पाएगी? क्या बीजेपी इस बार भी पिछली बार की तरह बेहतर प्रदर्शन इस तीसरे चरण के चुनाव में कर पाएगी? इस पर फिलहाल सबकी निगाहें बनी हुई हैं। बिल्कुल, आपने अशोक तिवारी सही कहा, बने रहिए। मैं अब मेहमानों का रुख कर लेती हूं। तो राजेश चौधरी जी, चर्चा की शुरुआत आपसे कर रही हूं। 2017 में तो लहर थी और 16 जिले, उसमें से 9, तीसरे फेज की मैं बात कर रही हूं, उसमें यादवों का कब्जा है, यादव लैंड है। वहां पर समर्थन जुटाने की बड़ी चुनौती होगी इस बार, क्योंकि पिछली बार तो लहर में ऐसी ऐसी सीटें आप जीत गए जो घर थी समाजवादी पार्टी का किला था, उसमें आपने सेंधमारी कर दी। इस बार तो अखिलेश यादव, और उस लहर में भी मैं मैनपुरी की बात करूं तो 4 विधानसभा सीटें आती हैं उस लहर में, वहां पर जो यादव लैंड है उसमें एक ही सीट आप जीत पाए थे। बाकी एटा की बात करूं, कासगंज की बात करूं तो वहां पर क्लीन स्वीप था। लेकिन इस बार गठबंधन भी है, अखिलेश यादव जो जानवर वहां पर फसलें खराब कर रहे हैं आवारा, वो बड़ी समस्या है। मैं कई लोगों से बात की, बहुत परेशान है, रात रात भर वहां पर खेतों में लोग रहते हैं उन आवारा जानवरों को दूर भगाने के लिए, क्योंकि पूरी फसल चौपट कर देते हैं। वो भ्रष्टाचार का भी मुद्दा उठा रहे हैं, कानून व्यवस्था का भी मुद्दा उठा रहे हैं। तो इस बार तो बड़ी चुनौती है। देखिए, पिछली बार लहर थी, सही कह रहे हैं आप, और इस बार सुनामी है। पिछली बार तो 2-4 सीटें जीत के होंगे, इस बार नहीं जीतने वाले हैं। 5 साल का योगी जी का उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा है। आप यादव लैंड की बात कर रहे थे पहले चरण में, और दूसरे चरण में आप जाट लैंड की बात कर रहे थे। वहां का इतिहास आप उठाओ, जाटों ने किस तरह जमकर के वोट किया है बीजेपी को, सबको पता है। और यादव लैंड की बात कर रहे हैं तो यादव लैंड के साथ साथ कहीं किसी विधानसभा में 50,000, 60,000, 1 लाख, 1.25 लाख वोट होगा, और वोट तो वहां 3-3.5 लाख से कम किसी विधानसभा में है नहीं। 4 लाख तक का वोट होता है। और भी तो लोग रहते हैं, केवल यादव तो रहते नहीं है, केवल मुस्लिम तो रहते नहीं है। इन्हें तो यादव और मुस्लिम की चिंता है, हमको हर व्यक्ति की चिंता है। और यादव भी आज इनके साथ नहीं है, वो भी टूट करके भारतीय जनता पार्टी में आ रहा है। वो भी जानता है कि यादव के नाम पर एक परिवार की ये पार्टी है, दूसरा कोई परिवार वहां है नहीं, केवल मुलायम सिंह यादव जी का परिवार। यदि इतनी इनकी बड़ी अच्छी हवा होती तो बुजुर्ग बेचारे चला नहीं जा रहा है मुलायम सिंह यादव जी पर, बोला नहीं जा रहा है, उनको ला करके मंच पर कान में बोलना पड़ रहा है कि वोट मांग लीजिए। वो वोट भी नहीं मांगने की स्थिति में, ऐसी स्थिति में ला करके उनको चुनाव प्रचार करा रहे हैं। उससे लग रहा है कि ये तो पहले ही पराजय मान चुके हैं, पराजित हो चुके हैं। जनता बखूबी जानती है, जनता ने देखा है मुख्तार अंसारी का टेरर, जनता ने देखा है अतीक अहमद का टेरर, जनता ने देखा है आजम खान का टेरर, जनता ने देखा है कैराना से हिंदुओं को भागते हुए। ये सब चीजें एक एक याद है। जनता आज राशन ले रही है 2 महीने में 2 बार। जनता ने देखा है कि कोरोना से किस तरह से हमने उत्तर प्रदेश को बाहर लाए, और उत्तर प्रदेश के मॉडल को पूरी दुनिया में एडॉप्ट किया जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया के संसद में सांसद मांग उठा रहे हैं कि योगी जी का जो मॉडल है उसको लागू करो। अनेक काम हमारे ऐसे हैं जिनसे आज हमारी लहर नहीं, सुनामी है। सुनामी में अखिलेश यादव भी हारने वाले हैं, शिवपाल यादव भी हारने वाले हैं। कितनी बेइज्जती शिवपाल यादव की हो रही है, आप देख नहीं रहे? अभी मैं फोटो देख रहा था सोशल मीडिया में, उसमें अखिलेश यादव अपने पिताजी के बराबर बैठे हैं, उनको पीछे खड़ा कर रखा है। अरे भाई, मान सम्मान करना तो सीखो, चाचा तो हैं वो आपके। पर इनकी संस्कृति है, जिन्होंने अपने बाप को पार्टी से अवदस्त कर दिया हो, उनसे और क्या अपेक्षा की जा सकती है? सब याद है जनता को, सब याद है। न यादव वोट देगा, न मुस्लिम वोट देगा, न और कोई जाति इनको वोट देगी। इनका सफाया होना निश्चित है।
राजेश जी, मैं जरा मुद्दों की बात कर लेती हूँ जल्दी से, क्योंकि मैं किसी नेता की कही सुनी बातों पर ये सवाल नहीं पूछ रही हूँ। जब मैं खुद गई, हाँ आप राशन की बात कर रहे हैं, राशन का जिक्र है, लोगों को राशन मिला है, लेकिन दूसरी तरफ जो अदर समस्याएं उनकी भी बात लगातार हो रही है, जैसे महंगाई की है। दूसरी तरफ जो फसलें, आवारा पशु आप देख रहे हैं इस लैंड में कितनी बड़ी चुनौती है। सरकारें आई गई, आपकी भी सरकार में ये दिक्कत है, रात रात भर लोग खेतों में रहते हैं, रात रात भर, इनसे भी वो परेशान है लोग, इसका क्या कीजिएगा? कह रहे राशन दिया तो ठीक है, लेकिन हमारी फसल भी तो चौपट हो रही है, सिलेंडर हम भरवा नहीं पा रहे हैं, महंगाई है इधर। समाजवादी पार्टी के शासन में गौकशी की घटनाएं होती थी, इनके नेता सब गाय काटने का धंधा करते थे। आज गाय वो बेचारी सुरक्षित है, ये सब जानते हैं। वो समस्या केवल उत्तर प्रदेश में नहीं है, पूरे देश के अंदर वो समस्या है। और योगी सरकार ने ही गौशाला खोलने का काम किया, इन्होंने किसी ने नहीं किया। आज कोई न्याय पंचायत ऐसी नहीं होगी जहां गौशाला का संचालन नहीं सरकार कर रही होगी। प्रधानमंत्री जी ने मंच से कहा है कि आने वाले समय में हम इनका और इंतजाम करेंगे, बृहद रूप से इस समस्या का समाधान ढूंढा जाएगा। अब गाय को काटने के लिए तो छोड़ा नहीं जा सकता, गाय तो हमारी माँ है, हमारे लिए पूजनीय है। तो ये समस्या है, पर उस समस्या का समाधान भी हम नहीं ढूंढा है और उसकी तरफ हम आगे भी बढ़े हैं। ऐसा नहीं है कि हमने कुछ किया नहीं, गौशाला खोली है ना, उन्हें क्या किया था, ये तो कटवा देते गाय को। नहीं, आप इस एंगल को गलत ले जा रहे हैं। नहीं, मैं कुछ और सवाल पूछ रही हूँ, उनको पकड़ा भी जा सकता है, उनका इंतजाम भी किया जा सकता था। मैं आती हूँ, दोबारा सवाल लूंगी। सत्येंद्र यादव जी, अब मैं आपका रुख कर लेती हूँ। 2017 में लहरती, अब उसको सुनामी बता रहे हैं कि एक बार कुछ सीटें 30 में से आपको मिल भी गई थी, इस बार तो उनको भी नकार रहे हैं कि इतनी भी नहीं आ पाएंगी। बड़ी चुनौती है, परिवारवाद का आरोप आप पर लगाया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि गुंडे माफिया आपकी सरकार में बाहर आ जाते हैं, अभी जेल में हैं, और योगी कह रहे हैं कि बिल्डोजर की मरम्मत मैं करा रहा हूं, सरकार आते ही फिर चलेगा। देखिए, सबसे पहले तो इनकी जो घबराहट है, इनके बयानों में मुख्यमंत्री के चेहरे पर, प्रधानमंत्री के चेहरे पर, गृह मंत्री के चेहरे पर, और जितने भी पार्टी के इनके पूरे देश में नेता हैं, कर्नाटक से बयान आता है कि 1000 से ज्यादा बुलडोजर तक खरीदे जा चुके हैं। आप एक बात बताइए, मुख्यमंत्री जी का प्रत्येक दिन का बयान देख लीजिए, ये मुख्यमंत्री के अंदर कहीं साधु नजर आ रहा है क्या आपको? आप बताइए, सिर्फ और सिर्फ सत्ता का लालची एक बहरूपिया नजर आ रहा है, जो संवेदनहीन और जो नरसंहार करने के लिए तैयार खड़ा है। एक मुख्यमंत्री जब ये कह रहा है कि बुलडोजर तैयार है, ये तो सिर्फ बहानेबाजी है कि मैं माफियाओं के लिए तैयार कर रहा हूं। आपका कर्नाटक से एक इनके विधायक ने कहा है कि बुलडोजर इसलिए तैयार हो रहे हैं कि जिन जिन विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं मिलेगा, उनको चिन्हित किया जाएगा और वहां पर प्रत्येक व्यक्ति का घर गिराया जाएगा। आप बताइए, एक साधु के भेष में, आप बताइए, ये बहुत पहले हुआ करता था और हमने पिछले भी उसमें पढ़ा है तमाम पुराणों में कि रावण जो है साधु का भेष धर के सीता मैया का हरण करने गया था। उत्तर प्रदेश संकट में है, इस प्रदेश को बचाना है, और इस प्रदेश को बचाना है तो इस तरह के बहरूपियों से बचाना पड़ेगा। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री वहां पर फपक फपक के आंसू टपकाते हैं, मामा मारिच की तरह, रोज नए नए रूप और नए नए नाटक। आप बताइए, किसान अगर इनके वश में नहीं आया तो इन्होंने कह दिया कि मैं जिंदा लौटाया। अरे हमको तो उम्मीद थी कि हमारे प्रधानमंत्री जी चाइना को ला ला के दिखाएंगे, पाकिस्तान को दिखाएंगे। अरे भारत का सैनिक नेपाल जैसे देश ने, जो पड़ोसी जिसको 17-18 हजार करोड़ दे के आ गए थे, ये बड़ा आदमी बन के दिखा के, नेपाल जैसे देश ने हमारे भारत के सैनिकों को बंदी बना के कई दिनों तक मारा और बड़ी फेरे में जी मारा। इतना कमजोर और भ्रष्टाचारी, सत्ता का लालची भारत में पहली बार ऐसा प्रधानमंत्री हमने पाया है, जो सिर्फ और सिर्फ नाटक और टीवी, जिस तरह से टीवी पर रात को 12 बजे के बाद जो टीवीसी के विज्ञापन आते हैं, उन विज्ञापनों का एक मुख्य अभिनेता होता है, वो कहता है पहले मैं 89 किलो का था, अब मैं 49 किलो का रह गया। इसी तरह से एक मुख्य अभिनेता, दूसरे सह अभिनेता है इस टीवीसी के विज्ञापन के, गृह मंत्री जी, जो कुछ और, फिर उसके बाद आते हैं मुख्यमंत्री। अरे भैया, ऊपर से नीचे तक इन लोगों को अगर ड्रामा कंपनी काम करना था, अगर विज्ञापन का ही काम करना था, तो क्यों देश को गड्ढे में ले जा रहे हो? भैया छोड़ दो आप, अगर आपसे सरकार नहीं संभाली जा रही है। योगी जी, अमित शाह को, योगी जी और अमित शाह को और तमाम बीजेपी नेताओं को आप सुन ही रहे हैं, उन्होंने कहा है
कि हमने विकास का काम किया है, घर घर तक हमने राशन पहुंचाया है, हमने सिलेंडर पहुंचाया है, हमने शौचालय बनवाए हैं, हमने किसानों की समस्याओं को दूर किया है। इसीलिए समाजवादी पार्टी में आप देखिए कितनी बेचैनी है कि मुलायम सिंह यादव इस एज में, जो कि उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता है, उनको मंच पर लाना पड़ा है। करहल जो कि उनका घर है, गढ़ है, वहीं पढ़े लिखे बड़े हुए। जी मैम, बिल्कुल मैं आपकी बात का जवाब देना चाहूंगा। सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी और उनके तमाम सहयोगी मीडिया कर्मी ये कह रहे हैं कि मुलायम सिंह यादव जी को आना पड़ा। अरे भाई, आना पड़ा का मतलब क्या होता है? क्या वो अखिलेश यादव जी का प्रचार नहीं करेंगे तो क्या भाजपा का प्रचार करेंगे? अरे आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। डिवाइड एंड रूल, जो अंग्रेज इस देश से चले गए, लेकिन वो अपने रूलर और अपने आधे फार्मूलादार, आधी जानकारी अधूरी जानकारी खतरनाक होती है। आधा अंग्रेजी पॉलिसी लोग जिस तरह से इम्प्लीमेंट करके भारतीय जनता पार्टी में चला रहे हैं, ये देश के बहुत घातक है। अंग्रेज तो चले गए, लेकिन अपना आधा फार्मूला यहाँ छोड़ गए इनके पास, जिसको लेकर ये पूरे देश में हर घर को तोड़ रहे हैं। देखिए वो साकी जी की बेटी को टिकट, या हमारे अपर्णा जी को, चारों तरफ मेनका गांधी जी, इनका इतिहास उठा लीजिए। ये घरों को तोड़ते हैं, ये राज्य को तोड़ते हैं, ये देश को तोड़ते हैं, ये प्रत्येक परिवार को तोड़ते हैं, एक परिवार में दो भाग बनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग ये बहरुपये हैं, ये जालसाजी हैं, ये चोर हैं। आप बताइए, पूरे देश का राशन चोरी होकर मध्य प्रदेश में आप बताइए बिक रहा है कि राशन चोर, चंदा चोर, दवाइयां चोर, रेमडेसिविर चोर, 50,000 60,000 का इंजेक्शन। आप बताइए, ये स्वास्थ्य विभाग का इन्होंने क्या हाल किया है? एक नारियल अगर आप तोड़ोगे तो सड़क का पत्थर बाहर आ जाता है। 65 मेडिकल कॉलेज की फर्जी बात करते हैं। अगर 65 मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश में निकल आए तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। आपका टीवी का कैमरा और भाजपा का। ठीक है, मैं इस पर जवाब राजेश चौधरी साहब से लूंगी। एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है और अशोक तिवारी आपके पास भी आती हूं, क्योंकि तीसरे चरण में एमवाई फैक्टर बहुत महत्वपूर्ण है। तो दूसरी तरफ हमें बीएसपी को भी नहीं भूलना चाहिए, उनका भी इसमें वोट बैंक अच्छा खासा है। तो मायावती किसका खेल बनाएंगी, बिगाड़ेंगी, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो तीसरे चरण की 21 घंटे बचे हैं वोटिंग में। तीसरे चरण की इसकी परीक्षा बेहद कड़ी है। कौन आगे है, कौन पीछे है, और यादव लैंड में किसका इस बार जादू चलने वाला है, इसी पर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। प्रोफेसर सतीश प्रकाश जी भी हमारे साथ मौजूद हैं बीएसपी का पक्ष रखने के लिए। सतीश जी, मैं जल्दी से आपके पास आती हूं, फिर अन्य मेहमानों का रुख करूंगी, अपने सहयोगी के पास भी जाऊंगी। सतीश जी, बीजेपी और समाजवादी पार्टी का ही जिक्र हो रहा है। मैं आपके अस्तित्व को नकार नहीं रही हूं, लेकिन बीएसपी का जिक्र कम ही है इस बार। कहां देख रहे हैं खुद को? मुझे याद है कि कांशीराम कई बार यहां से चुनाव लड़े थे इन्हीं इलाकों में, यादव लैंड की, उनको हार का भी सामना करना पड़ा। जब मुलायम सिंह यादव का समर्थन मिला तो वो जीते भी। फिर मायावती भी अखिलेश यादव का समर्थन करती हुई नजर आई, तो आपस में मिलकर काम किया। लेकिन इस बार जिक्र हो ही नहीं रहा है कहीं पर। खुद को कहां देख रहे हैं आप? देखिए जी, कहीं ना कहीं पिछले 6 महीने से जिस तरह से बीजेपी ने जो माहौल बनाया, बीजेपी ने ये चाहा दे कि बीजेपी सिर्फ अपने लिए वोट नहीं मांग रही, बीजेपी ये भी एक मैसेज दे रही थी कि अगर जो व्यक्ति मुझे वोट नहीं देना चाहता तो वो वोट गठबंधन को दे, और गठबंधन को इसलिए दे कि इसके बहाने कहीं ना कहीं बीजेपी जो है पॉलिटिकल पोलराइजेशन करना चाह रही थी। पॉलिटिकल पोलराइजेशन के बहाने उत्तर प्रदेश की राजनीति को धार्मिक पोलराइजेशन की तरफ धकेला जा रहा था। और 2 चरणों में आप अगर देखेंगे तो बीजेपी ने ये कहीं ना कहीं इस तरह की कोशिश करी। लेकिन इन दोनों चरणों के बाद तीसरा चरण का चुनाव, मतलब अब अभी वोटिंग होने वाला है, दोनों चरणों में उत्तर प्रदेश की जनता ने बीजेपी की इस अपील को कहीं ना कहीं नकारा है। और जिस बुंदेलखंड की आप बात करते हैं, देखिए ये चुनाव जो तीसरे चरण का चुनाव है, ये एक मायने में बड़ा महत्वपूर्ण है। इसमें पश्चिम का भी कुछ हिस्सा है, इसमें अवध का भी कुछ हिस्सा है, इसमें थोड़ा सा जो है पूरा का पूरा जो है बुंदेलखंड भी एक हिस्सा है। बुंदेलखंड की जो समस्या है, कहीं ना कहीं बुंदेलखंड के लोग भी ये मानते हैं कि बुंदेलखंड अलग राज्य बनना चाहिए। और बहुजन समाज पार्टी की जब सरकार 2007 में आई तो बहुजन समाज पार्टी की सरकार ने बाकायदा केंद्र सरकार को उत्तर प्रदेश की विधानसभा से ये प्रस्ताव पास करके कि अब उत्तर प्रदेश, अब वो समय आ गया है कि बुंदेलखंड एक अलग राज्य बनना चाहिए, उत्तर प्रदेश के 4 हिस्से होने चाहिए, और वो केंद्र सरकार को बाकायदा प्रस्ताव भी भेजा। तो ये सारी चीजें हैं और इनको मानेंगे बुंदेलखंड के लोग। बहुजन समाज पार्टी इस पूरे इलाके में एक बहुत बड़ी ताकत है। कौन किसकी लैंड है ये कहना एक अलग बात होगी। आती हूं सतीश जी, आप कह रहे हैं कि बहुत बड़ी ताकत के तौर पर बीएसपी उभरेगी, भले ही जिक्र कम हो रहा है। तो अशोक तिवारी, आप सुन रहे हैं तमाम मेहमानों को। अशोक तिवारी, इस फेज में एमवाई फैक्टर बहुत महत्वपूर्ण है, इसके साथ साथ हम दलित वोट बैंक को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। अशोक तिवारी,
देखिए निश्चित तौर पर, लेकिन सबसे पहले ये समझना जरूरी होगा कि इस बार के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने सबसे ज्यादा डेंट देने की कोशिश किस राजनीतिक दल को की है। आप देखिए कि जब से विधानसभा चुनाव का आगाज हुआ था उसके बाद से ही समाजवादी पार्टी ने सबसे बड़ी सेंधमारी अगर किसी राजनीतिक दल में की है तो वो बहुजन समाज पार्टी है। उसके तमाम सारे ऐसे नेता जो बड़े चेहरे के तौर पर जाने जाते थे, जिनको मायावती ने बड़े चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट भी किया था, उनको तोड़कर अपनी पार्टी में शामिल कराया गया। उसमें तमाम सारे नाम है जिसमें लालजी वर्मा रहे हैं, रामचल राजभर रहे हैं जो कि बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, और भी तमाम सारे लोग बीएसपी के विधायक दल के नेता जो थे उनको भी समाजवादी पार्टी ने अपने खेमे में शामिल किया। तो इस विधानसभा चुनाव में यानी पिछली बार जब समाजवादी पार्टी और बीएसपी का गठबंधन हुआ था लोकसभा के चुनाव में, तो उसके बाद जब वो गठबंधन टूटा तो सबसे ज्यादा डैमेज समाजवादी पार्टी ने संगठनात्मक तौर पर, चेहरे के तौर पर या पार्टी के तमाम सारे नेताओं को तोड़कर अपनी पार्टी में शामिल किया। तो उसका सबसे ज्यादा नुकसान समाजवादी पार्टी ने अगर किसी को देने की कोशिश की तो वो बहुजन समाज पार्टी को देने की कोशिश की गई, और इसकी तस्वीरें हम लोगों के सामने लगातार आती रही हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जो कि अभी पिछली बार बीएसपी का दामन छोड़कर जब बीजेपी में शामिल हुए थे, उन्होंने भी जब बीजेपी से बगावत की तो समाजवादी पार्टी ने उनके लिए अपने दरवाजे खोले, और स्वामी प्रसाद मौर्य भी जो कि पिछड़ों के बहुत कद्दावर नेता माने जाते हैं, उनसे लगातार जो प्रचार अभियान है उसको धार देने की कोशिश भी समाजवादी पार्टी की तरफ से की जा रही है। तो सबसे खास बात यह है कि समाजवादी पार्टी और बीएसपी के गठबंधन को टूटने के बाद एक दूसरे के खेमे में एक दूसरे के नेताओं को तोड़ने की जो कवायद दोनों दलों की तरफ से की गई है, उसका भी कहीं ना कहीं नफा नुकसान इस पूरे चुनाव में आंका जा रहा है। अब दूसरी बात, अब बहुजन समाज पार्टी को इस पूरे विधानसभा चुनाव में बिल्कुल भी इस तरह से नहीं देखना चाहिए कि उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं है या वो बहुत खराब परफॉर्मेंस करने वाले हैं। पहले चरण का जब मतदान हुआ था विपनेश, तो आपको याद होगा कि बहुजन समाज पार्टी ने जब अपने उम्मीदवारों की घोषणा की थी और उसके बाद जब बीजेपी और समाजवादी पार्टी की तरफ से अपने उम्मीदवारों की घोषणा की गई तो पूरी रणनीति के तहत सीटों का आकलन करते हुए उम्मीदवारों के घोषणा में बदलाव भी किया गया और कई सारे राजनीतिक दलों के समीकरणों को ध्वस्त करने की कोशिश बहुजन समाज पार्टी की तरफ से की गई। अब अगर इस तीसरे चरण के मतदान की आप बात कर रही है जिसमें यादव और मुस्लिम फैक्टर की बात की जा रही है, तो इसको नकारा नहीं जा सकता है कि तीसरे चरण में जहां पर 59 सीटों का मतदान होना है उसमें यादव बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। पिछड़ों की तादाद भी हर सीट पर बहुत ज्यादा है, उनका भी नफा नुकसान आंका जा रहा है। मुस्लिम किसकी तरफ जाएंगे इसको भी देखा जा रहा है, क्या वो एक ही दल की तरफ, क्या समाजवादी पार्टी या गठबंधन की तरफ जाएंगे या बहुजन समाज पार्टी की तरफ जाएंगे या उनका कुछ हिस्सा बीजेपी को मिलेगा, कांग्रेस को उनका कितना शेयर मिल पाता है, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। लेकिन इतना जरूर है कि तीसरे चरण के मतदान में पहले और दूसरे चरण की तुलना में ये जो चरण है, तीसरा चरण, वो इस लिहाज से भी बेहद अहम हो जाता है क्योंकि इस पिछले विधानसभा चुनाव में बीएसपी का प्रदर्शन इस चरण में बहुत बेहतर नहीं था। दूसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी थी और उसका भी प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं था। उनका जो कोर वोट माना जाता था, उनका जो गढ़ माना जाता था, वहां पर बिल्कुल, इसीलिए तो अशोक तिवारी ये बड़ा सवाल है कि 2022 में क्या होगा। गढ़ में बीजेपी घुस गई, सेंधमारी कर दी, तो 2022 में अब क्या होने वाला है। मेरे पास वक्त की कमी है, क्विक रिएक्शन चाहूंगी। राजेश चौधरी जी आप दीजिए जल्दी से, क्या उम्मीद कर रहे हैं तीसरे चरण में? अब देखिए, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को मैं सुन रहा था, सत्येंद्र जी बड़े जिम्मेदार आदमी, बड़ा कूल रहने वाले हैं, पर इनकी बौखलाहट, इनका गुस्सा, चोर इन्होंने 10 बार इस्तेमाल किया। आप देखिए, टोंटी चोर तो अखिलेश यादव है, चोर भारतीय जनता पार्टी को बता रहे हैं। टोंटी भी उखाड़ ले जाने वाले लोग, इनसे क्या अपेक्षा जनता कर सकती है? एयर स्ट्राइक को नकार रहे हैं, सर्जिकल स्ट्राइक को नकार रहे हैं, पागल हो गए हैं। ये इनको पराजय अपनी सामने दिख रही है। स्थानीय मुद्दों पर बात दोनों नेता जो वहाँ की एक्चुअल समस्याएं हैं, 2021 में पराजित हुए, फिर 2022 में पराजित होने वाले। इनको अपनी हार सामने दिख रही है। बूढ़े मुलायम सिंह को ले जाकर जिनसे चला नहीं जा रहा है उनसे प्रचार करा रहे हैं। ये चोर हैं, चोर हैं, चोर हैं, चोर हैं। मैं चाह रही हूँ कि शब्दों पर संयम रखें। चोरों के सरदार नहीं, राजेश चौधरी जी एक दूसरे को ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना करें, इनसे बचिए थोड़ा सा। और सत्येंद्र जी मैं आपसे भी रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप क्योंकि आपने शुरुआत किया, उसका जवाब भी आप दे रहे हैं उसी तौर पर। मवालियों, माफिया, गुंडे हो, बदमाश हो आप लोग। आप क्या बात करते हो? चोर बताओगे? अरे साधुओं से नफरत करते हो, सन्यासियों से नफरत करते हो, भगवा से नफरत करते हो। ये जनता जानती है, एक्सपोज हो चुके हो आप लोग, एक्सपोज हो चुके हो। और अखिलेश यादव ने राजनीतिक विरासत को खोने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं किया है। सत्येंद्र जी बीजेपी की तरफ से करहल के लिए कहा जा रहा है कि कहीं नंदीग्राम जैसा हालात ना हो जाएं, कहीं नंदीग्राम ना बन जाए करहल अखिलेश जी के लिए। देखिए, करहल से मालिक जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने करहल में जो घेराबंदी करने का प्रयास किया, जिस तरह से पूरी की पूरी बीजेपी करहल में आके पड़ी हुई है, यहाँ घर घर जाने का प्रयास कर रहे हैं, सरकारी कर्मचारियों को जबरन जिस तरह से यहाँ रैलियों में लाया जा रहा है और हमारी रैलियों को डाइवर्ट करके असफल बनाने का प्रयास किया। देखिए, हमारे यहाँ पर
अरे आप हमारे यहाँ पर इंटरनेट की सुविधा बंद कर दी गई है, हमारे यहाँ इंटरनेट नहीं चल रहा है। की कमर तोड़ने का काम योगी जी की सरकार ने किया है, ये बुलडोजर की कमर तोड़ने का काम किया है, अवैध खनन करने वालों की कमर तोड़ने का काम योगी जी की सरकार ने किया है, इसलिए आपकी कमर टूटी है। कुछ नहीं होने वाला है। आपका 10 तारीख के बाद आप दिखाई नहीं देंगे। चल नहीं पा और रहे हो, सुनिए, आपकी गर्मी खड़े होना, आपकी गर्मी 10 तारीख के बाद खड़े हो सकते अरे आपकी गर्मी 10 तारीख के बाद ठंडी हो जाएगी। ठीक है, 30 सेकंड मेरे पास बचे हैं और ये प्रोफेसर सतीश प्रकाश को देना चाहती हूँ। सतीश जी, मायावती इस बार किसका साथ देंगी, किसको डेंट करेंगी? नहीं, देखिए माथुर जी, एक बात मुझे बताइए, बहुजन समाज पार्टी ने 4 बार उत्तर प्रदेश की सरकार चलाई है, 1 बार पूर्ण बहुमत की सरकार चलाई है। बिल्कुल। सिर्फ चुनावी चर्चा का हिस्सा बनने के लिए ये अनसंट बातें करना, ये कोई मुद्दा नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता ने ये नकार दिया है, धार्मिक पोलराइजेशन को नकार दिया है, जाति को नकार दिया है। कहीं ना कहीं जो जनमानस के मुद्दे हैं, देखिए इस चुनाव में 2 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण होगी। अभी राजेश जी ने कहा कि एयर स्ट्राइक, अब बुंदेलखंड के ऊपर एयर स्ट्राइक का क्या प्रभाव होगा या उनके लोगों के जीवन में क्या परिवर्तन आएगा? हाँ, पुलवामा के अंदर जो घटना घटी, जो लगभग 39 जो सैनिक मारे गए, ठीक है सतीश जी, आप सही कह रहे हैं। ये इस बात का जिक्र मैंने भी कहा कि उन मुद्दों का यहाँ पर क्या काम, स्थानीय जमीनी जो मुद्दे हैं जिनसे जनता परेशान है उनकी बात कीजिए ना, उससे तो बच ही रहे हैं नेता। चलिए, मेरे पास वक्त की कमी है, चर्चा को यही विराम देना होगा। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।